अब हम पढ़ेंगे हमारी वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट? जो हमारे एटम के आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमारी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है ना। तो बच्चे आइए जानते हैं कि हमारी किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जब फॉर्मूले बनाए बच्चे उसमें वैलेंसी की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है। तो जो बच्चे हमारा लिथियम है उसकी वैलेंसी होती है बच्चे 1। ये आप लोग ना लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले बनाने में हेल्प करेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि इसकी वैलेंसी कैसे 1 है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता देता हूं कुछ एग्जांपल्स, वरना आप इनको लर्न कर लेना, ये आगे फॉर्मूले बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो जैसे बच्चे जो लिथियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा पहला सर्कल होता है उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 3 थे, 2 पहले सर्कल में आ गए, तो अगले वाले सर्कल में कितने आएंगे बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहर वाली शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो ऐसे वैलेंसी हम निकालते हैं। ठीक है बच्चे। मतलब देखो, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। ये हमारा एटम ऐसा दिखता है। और जो मेरा आउटर शेल है बच्चे उसके अंदर कितने आएंगे? 1 आ रहा है, क्योंकि 3 थे ना, तो इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके। चलो अब हम बात करते हैं सोडियम की। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो होता है 11। तो पहले वाले शेल में कितने आएंगे बच्चे? 2। सेकंड वाले शेल में, मतलब सेकंड वाले सर्कल में आएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों 8 और 2 तो 10 हो गया। कितने बच्चे? 1 और बचा ना, तो इसलिए क्या लास्ट वाले में कितने आएंगे? 1। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या होती है बच्चों? 1 होती है बच्चे। कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम बात करेंगे बच्चे पोटेशियम की, तो जो हमारा पोटेशियम है बच्चे उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। कितना होता है प्यारे बच्चों? 19। तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगले वाले शेल में कितने आ सकते हैं बच्चे? 8। उससे अगले वाले में कितने आ सकते हैं? 8। तो कितने हो गए? 2 8 10, 8 18। कितना बचा बच्चे? 1 बचा। तो 1 बचा, तो इसके सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है बच्चे। इसी तरीके से हमें वैलेंसी क्या करनी है बच्चे? निकालनी है। तो जो सिल्वर है बच्चे इसकी वैलेंसी होती है कितनी? सिल्वर की वैलेंसी भी होती है 1। ठीक है। ओके। जो हमारा कॉपर है बच्चे इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 1 या 2 कुछ भी हो सकती है। अगला बच्चे मरकरी। जो हमारा मर्क्यूरी है बच्चे इसकी वैलेंसी भी क्या हो सकती है? 1 या 2 दोनों हो सकती है बच्चे। कभी कभार इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है, कभी कभार इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ऐसे ही मैग्नीशियम बच्चे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है ना। क्यों 2 होती है बताया था ना, एक बार फिर से देख लो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12। कितना होता है? 12। तो पहले वाले शेल में कितने आएंगे? 2। अगले वाले शेल में 8। कितने बचे? 2 और 8 10 हो गए। टोटल 12 थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चे? 2 बचे। तो जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट है बच्चे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2। ओके बच्चों। अब कैल्शियम की कितनी होती है बच्चे? इसकी भी वैलेंसी 2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अगर हम करेंगे तो कितना होएगा बच्चे? 2 8 10, 8 18, और कितने बचे बच्चे? 2। तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 होती है। ऐसे ही बच्चे जो हमारा जिंक है, क्या है प्यारे बच्चों? जिंक। तो जो जिंक की वैलेंसी है वो भी 2 होती है, हमें लर्न रखनी है। आयरन की वैलेंसी 2 या 3 कुछ भी हो सकती है। एल्युमिनियम की वैलेंसी बच्चे 3 होती है। तो ये कुछ हमारे मेटल्स हैं जिनकी वैलेंसी हमें याद रखनी है। बच्चे अब हम कुछ नॉन मेटल लिखेंगे और देखेंगे कि उनकी वैलेंसी क्या होती है। आइए जानते हैं बच्चे। जैसा कि जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा है हाइड्रोजन। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है बच्चे इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले वाले सर्कल में मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमें पहले वाले सर्कल में ही मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा एटम हमारा। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है बच्चे? 1। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें बच्चे जैसे कि फ्लोरीन,
क्या बच्चे? फ्लोरीन। जो हमारा फ्लोरीन है बच्चे, उसकी वैलेंसी, उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 9, ठीक है ना। तो पहले वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो उससे अगले वाले में कितने आएंगे बच्चे? कितने बच्चे? 9 थे टोटल, 2 आ गए, तो अगले वाले में कितने आएंगे? 7 आएंगे ना बच्चे। यस। तो अब क्या होगा बच्चे कि अब तुम बोलोगे अरे इसके आउटर मोस्ट में तो 7 है और इसकी वैलेंसी 1 है। अरे ऐसे कैसे बच्चे? ऐसा इसलिए कि वैलेंसी की वैल्यू अगर कभी भी 4 से ज्यादा हो जाए उसे 8 से माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 8 से घटा देते हैं। तो ये 7 4 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने 8 - 7 कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे जैसे कि क्लोरीन। जो हमारा क्लोरीन है बच्चे, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। क्यों? इसके एटॉमिक नंबर से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्या हो गया बच्चे? 2 सेकेंड वाले सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे अगले वाले में 7 आएंगे। तो बच्चे कितने हो गए? ये 17 हो गए। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? इसके आउटर मोस्ट में फिर से 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे 8 से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1, ठीक है ना। ऐसी ब्रोमीन की वैलेंसी भी क्या होती है बच्चों? 1 होती है। जो हमारा आयोडीन है बच्चों, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 1 होती है। आयोडीन के बाद है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू बच्चे 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कैसे बच्चों? बताया हुआ है, आप ना इसके एटॉमिक नंबर देखना टेबल में जो बताई थी। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे, उसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का हमारा कितना? 8, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख सकते हैं? पहले वाले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे अगले वाले सर्कल में 6 आएंगे। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसलिए फिर से 8 से माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 - 6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो इसलिए इसकी वैलेंसी 2 आएगी। ऐसी सल्फर की बच्चे, जो सल्फर का वैलेंसी है बच्चे, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी होती है बच्चे 3। ओके, कितनी होती है? 3 होती है। फिर अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस की भी होती है 3। फिर अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4। तो ये वैलेंसीज हमें याद रखनी पड़ेंगी, ताकि क्या हो बच्चे? आगे हम फॉर्मूले बना सके। बच्चे अब हम देखेंगे कि आयंस की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है। तो जो हमारे मेटेलिक आयन है बच्चे, कौन से आयन है? मेटेलिक आयन। तो यहाँ पे मेटेलिक आयंस कौन से हैं बच्चे? ये सारे एलिमेंट्स मेटल हैं। तो अगर इनके ऊपर कोई सा चार्ज लग जाएगा तो वो एक मेटल के आयन बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी के ऊपर प्लस चार्ज लगा है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, किसी के ऊपर +2 लगा है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, किसी के ऊपर +3 लगा है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, इन सब के ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चे 1। देखो ये इनकी वैलेंसी होती है 1। ओके, यहाँ पे जो अगले मेटल हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। ये जितने भी मेटल्स के आयन हैं बच्चे, इन सब के ऊपर 2+ का चार्ज लगा हुआ है, इसलिए इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब हम देखते हैं अगले मेटल्स जिनकी वैलेंसी 3 होती है, वो होते हैं हमारे एल्युमिनियम और आयरन। तो जो हमारा एल्युमिनियम और आयरन थर्ड है बच्चे, इनकी वैलेंसी +3 हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चे? +3 का चार्ज लगा हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चे नॉन मेटेलिक आयन के बारे में। मतलब नॉन मेटेलिक आयन का मतलब, अगर नॉन मेटल के ऊपर कोई सा चार्ज लगा हो तो उसे हम नॉन मेटेलिक आयन कहते हैं। ओके बच्चे, तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं, इनके ऊपर कुछ चार्ज लगा होगा तो वो एक नॉन मेटेलिक आयन बन गए हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि क्या बच्चे, कि जो हमारा केवल हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी केवल +1 होती है, ठीक है ना। और जितने भी हैं बच्चे, क्या? हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है ना, इन सब की वैलेंसी क्या होती है बच्चे? -1 होती है। क्या होती है? -1। अब तुम बोलोगे ये हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है बच्चे? अगर हाइड्रोजन किसी के पीछे जुड़ गया तो वो हो जाता है हाइड्राइड। जैसे अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, जैसे मैं अगर यहीं पे बोलूं कि मेरा सोडियम है बच्चे, उसके पीछे H लग दिया है, मतलब इधर सोडियम के पीछे हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड।
ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, ये हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के नाम बनते हैं। अगर ये किसी के पीछे जुड़ जाते हैं तो उनका नाम क्या लग जाता है, पीछे आईडी लग जाता है। जैसे अगर किसी के पीछे हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसका नाम हाइड्राइड हो जाएगा। अगर किसी के पीछे क्लोरीन जुड़ गया बच्चे, क्या जुड़ गया, अगर किसी के पीछे क्लोरीन जुड़ गया तो उसका नाम हो जाएगा बच्चे क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ओके बच्चे, जैसे अगर इस Na के पीछे Cl जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए यहां से ये क्लोराइड आया। ऐसे अगर किसी के पीछे ब्रोमीन जुड़ गया तो वो हो जाएगा ब्रोमाइड, और अगर किसी के पीछे आयोडीन जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो बच्चे अब हम चलते हैं अपने अगली वैलेंसेस की तरफ। तो ये जो हमारे केवल इनमें हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी +1 होती है, बाकी हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की वैलेंसी -1 होती है। नेक्स्ट बच्चे, कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल के आयंस हैं जिनकी वैलेंसी -2 होती है, वो होती है बच्चे ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो जो ऑक्साइड और सल्फाइड के आयंस हैं बच्चे, उनकी वैलेंसी -2 होती है। मतलब अगर किसी के पीछे ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्साइड बन जाता है, अगर किसी के पीछे सल्फर जुड़ गया तो वो सल्फाइड बन जाता है, और उनकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चे -2। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर Mg के पीछे क्या जुड़ गया बच्चे, O, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है इसमें -2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। अगर मैं बोलूं किसी के पीछे सल्फाइड जुड़ गया, जैसे अगर मैग्नीशियम के पीछे सल्फर जुड़ गया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चे, -2 होगी। तो इसलिए जो हमारे ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, -2। ऐसे ही जो हमारा नाइट्राइड होता है बच्चे, उसकी वैलेंसी होती है -3। अब नाइट्राइड क्या होता है, ठीक है बच्चे, तो जो हमारा नाइट्राइड है बच्चे, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है बच्चे, 3-, मतलब इसकी वैलेंसी होती है -3। तो नाइट्राइड क्या होता है, अगर नाइट्रोजन किसी के पीछे जुड़ जाएगा तो उसे हम बोल देंगे नाइट्राइड। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, -3। तो इसकी वैलेंसी है -3, इसकी वैलेंसी है -2 और इसकी वैल्यू है -1। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बच्चे पॉली एटॉमिक आयंस की, और उनकी क्या वैलेंसी होती है वो देखेंगे। जैसे जो हमारा एमोनियम है, मतलब अगर हमें कहीं भी NH4 देखने को मिलेगा उसे हम एमोनियम कहते हैं। इसकी वैलेंसी, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। हाइड्रोक्साइड को हम OH कहते हैं, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है OH, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। यहाँ पे नाइट्रेट को हम NO3 कहते हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसलिए नाइट्रेट की वैलेंसी होती है बच्चे -1। जैसे कि हाइड्रोजन की तो अब सबको पता है क्या होती है बच्चे, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लिखते हैं HCO3, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसलिए इसकी भी वैलेंसी होती है -1। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है केवल अमोनियम को छोड़ के अमोनियम की वैलेंसी होती है +1, और बाकी या हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब की वैलेंसी बच्चे क्या होती है, -1 होती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे कौन से ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जिनकी वैलेंसी -2 होती है। बच्चे इन्हें पॉलीएटॉमिक आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है, इसलिए इन्हें पॉलीएटॉमिक आयन कह रहे हैं। तो कार्बोनेट क्या होती है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है CO3, इसके ऊपर -2 या 2- का चार्ज लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चे, -2 हो जाएगी। ऐसी सल्फाइड का फॉर्मूला होता है SO3, इसके ऊपर 2- लिखा है इसलिए इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। सल्फेट SO4, इसके ऊपर 2- लगा है इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इन सब की वैलेंसी -2 होती है। अब अगर हम बात करें फॉस्फेट, तो फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4, इसके ऊपर 3- लगा हुआ है तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, -3 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को, इन आयंस को हमें क्या करना है, याद करना है कि इनकी वैलेंसी क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। इसका पहला एग्जांपल है बच्चे H2S। इस H2S को हम कहते हैं बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। H फॉर हाइड्रोजन, और पीछे सल्फर जुड़ रहा है तो सल्फर का सल्फाइड बन जाएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला, इसका नाम होता है बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चे कि ये H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बन रहा है। तो ये किस किस से मिलकर बन रहा है? हाइड्रोजन लिख लिया यहाँ पे, और हमने लिख लिया ये सल्फर से मिलकर बन रहा है, तो हाइड्रोजन और सल्फर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, तो हाइड्रोजन की जगह हमने H लिख लिया और सल्फर की जगह हमने S लिख लिया। अब हम बात करेंगे बच्चे इनकी वैलेंसी की। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, यहाँ पे लिख दी, और जो हमारा सल्फर होता है बच्चे इसकी वैलेंसी होती है 2। ओके, इतना करना है। हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख दी 1 और सल्फर की वैलेंसी कर दी 2। अब क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा H2, और ये बच्चे S इसके साथ मिल जाएगा और ये हो जाएगा S1। तो बच्चे ये बन गया H2, तो ये रहा हमारा H2 और S1। तो बट 1 को लिखते नहीं है बच्चे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, S1 भी लिख सकते थे इसे, बट हम 1 को लिखते नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया H2S। तो ऐसे हमारा क्या होता है बच्चे, कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। अब हम देखेंगे बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, CO2। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है CO2, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब जानेंगे कि इसका फॉर्मूला CO2 बनता कैसे है। तो जो हमारा CO2 है बच्चे वो किस किस से मिलकर बन रहा है, एक तो कार्बन से बन रहा है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो हमारा C है बच्चे वो बन रहा है कार्बन, और यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन की ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। अब कार्बन का जो सिंबल होता है बच्चे वो होता है C। कार्बन का जो लिखने का उसका सिंबल होता है उसे हम C लिखते हैं, और ऑक्सीजन को बच्चे हम O लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O। कार्बन को हम लिखते हैं C और ऑक्सीजन को हम लिखते हैं बच्चे O। अब हम देखेंगे कि इनकी वैलेंसी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था जो कार्बन है उसकी वैलेंसी बच्चे 4 होती है, आपको लर्न करनी है, अभी बताई थी। और जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी होती है बच्चे 2। देखो ये रही वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। तो बच्चे मैंने बताया था क्या कर दो, इनको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना होता है, बट उससे पहले हमें ये देखना होता है क्या कुछ कट रहा है। हाँ बच्चे कट रहा है। क्या कट रहा है, देखो ये 4 और 2 क्या आपस की, मतलब ये 4 और 2 क्या एक दूसरे से कट सकते हैं। हाँ कट सकते हैं। तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऐसे कटते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको काटने के बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, C इस 1 से जाएगा तो C 1 जा C होता है बच्चे, ओनली C रहेगा, तो C लिख लिया। फिर O के साथ 2 जुड़ जाएगा तो O2 लिख दिया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया CO2। तो इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। बच्चे जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है, HCl। तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला HCl कैसे बना। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो HCl है वो किस किस से बन रहा है, वो हाइड्रोजन से और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है। किससे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लिख दिया, क्लोरीन। ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा H, यहाँ पे हमने क्लोरीन का सिंबल लिखा Cl। अब हमने इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख दी, ठीक है ना। तो इनकी वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैल्यू होती है, इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, H इंटू 1 H और Cl इंटू 1 Cl, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा HCl। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। क्या होता है,
CCl4। अब हम देखेंगे कि ये CCl4 कैसे बना, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बना। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है CCl4। तो ये कार्बन, ये रहा कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है। तो हमने यहाँ पे कार्बन लिख दिया और क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, क्लोरीन लिख दिया। ओके, हमने कार्बन का जो सिंबल होता है वो लिख दिया, कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C और क्लोरीन का सिंबल होता है बच्चे वो होता है Cl। अब हमने इनकी वैलेंसी लिख दी, जो हमारे कार्बन की वैलेंसी है वो होती है 4 और जो हमारी क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये कट नहीं रहे ना, 1 और 4 एक दूसरे से नहीं कटते, तो इसलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे C इंटू 1 हो जाएगा C और Cl4, तो CCl4 इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों MgO। क्या होता है बच्चों, MgO उसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि MgO कैसे बनता है। बच्चे ये जो MgO है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है ना, किस किस से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। Mg का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो हमने लिख लिया कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चे वो किस किस से मिलकर बन रहा है, मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। हमने मैग्नीशियम का जो सिंबल है बच्चे वो लिख दिया Mg और ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया O। तो जो हमारी इसकी वैलेंसी होती है बच्चे, मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है बच्चे 2। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ बच्चों कट रहा है। क्या कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया ना, यस। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, Mg इंटू 1 Mg और O इंटू 1 O। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, MgO। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। किसका प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चे NaCl। क्या होता है प्यारे बच्चों, NaCl। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ना वो किस किस से मिलकर बन रहा है बच्चे, एक तो सोडियम से मिलकर बन रहा है, ये रहा सोडियम, और दूसरा किससे मिलकर बन रहा है बच्चे, Cl, यानी कि क्लोरीन से मिलकर बन रहा है। किससे, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि किस किस से मिलकर बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन। अब हमने क्या लिखा, इसके सिंबल लिखे। जो हमारा सोडियम का सिंबल होता है बच्चे वो होता है Na और क्लोरीन का सिंबल है बच्चे वो है Cl। अब हमने क्या करा, फिर से इनकी वैलेंसी लिख दी। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या ये 1 और 1 आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो Na इंटू 1 हो जाएगा बच्चों Na और Cl इंटू 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों Cl। तो NaCl इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चे हमारा एक एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड का, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये Na2CO3 कैसे बनेगा वो हम जानेंगे। अब हम जानते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड कैसे है। बच्चे ये जो CO3 है ना ये एक आयन है। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक आयन है। ये आयन से मिलकर बन रहे हैं, सोडियम भी यहाँ पे एक आयन है, तो इसलिए ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब हम जानेंगे बच्चे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। उससे पहले ये जान लेते कि ये आयन कैसे है बच्चे। ये आयन इसलिए क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है बच्चे, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। अब वो चार्ज क्या होगा बच्चे, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आयन्स इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। वो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, ये समझ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो किस किस से मिलकर बन रहा है बच्चे, वो सोडियम
और कार्बोनेट, दो चीजों से मिलकर बन रहा है, तो हमने लिख दिया सोडियम और कार्बोनेट। फिर हमने इनका सिंबल लिख दिया, सोडियम को लिखते हैं Na से, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 से। वैलेंसी देखते हैं, जो सोडियम की वैलेंसी होती है बच्चे वो होती है 1, कार्बोनेट की होती है 2। क्या अब ये 1 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा Na2 CO3 इंटू 1 CO3, तो Na2CO3, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। बच्चे जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। क्या होता है प्यारे बच्चों? MgCl2। तो ये MgCl2 किस किस से बन रहा है बच्चे? एक तो बन रहा है मैग्नीशियम से और दूसरा बन रहा है बच्चे क्लोरीन से। किस किस से बन रहा है? मैग्नीशियम से। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है बच्चे वो होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैलेंसी की। जो हमारी मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है प्यारे बच्चों वो होती है 2, जो हमारी क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है 1। अब क्या ये 2 और 1 आपस में कट सकते हैं? नहीं कट सकते। तो हम क्या करेंगे? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Mg इंटू 1 Mg और Cl इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चे? Cl और 2, तो Cl2। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। बच्चे अब देखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनता है। जो एल्युमिनियम सल्फेट है बच्चे इसका फॉर्मूला है Al2SO4 3। क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 3। अब आइए जानते हैं ये फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये एल्युमिनियम, एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम से बन रहा है। दूसरी चीज SO4 का मतलब होता है सल्फेट और सल्फेट से मिलकर बन रहा है। एल्युमिनियम को हम लिख सकते हैं Al, सल्फेट को हम लिखते हैं बच्चे SO4। ओके, ये दिख रहा है ना, Al का मतलब एल्युमिनियम और SO4 का मतलब सल्फेट, सल्फेट को हम SO4 लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैलेंसी की। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी होती है बच्चे 3, ठीक है ना। ये आपको मैंने लर्न करवाई थी अभी, आप लर्न कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और सल्फेट की वैलेंसी होती है बच्चे 2, ठीक है ना। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, उसमें सल्फेट की वैलेंसी बच्चे 2 होती थी ना। यस, अब क्या करेंगे? क्या ये 3 और 2 आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Al और 2 Al2, SO4 और 3, तो SO4 पहले ब्रैकेट में लगाएंगे फिर उसके बाहर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया Al2SO4 3। तो इस तरीके से हम एल्युमिनियम सल्फेट की फॉर्मूला बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल का मास मतलब इसका भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बन रही है। किसके? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम आपस में जुड़ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि इसका भार कितना होगा, है ना। इसका भार, वेट कितना होगा, मास कितना होगा बच्चे, इसका क्या मास कितना होगा। ओके, तो बच्चे जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक बन रहा है हमारा मैग्नीशियम से और दूसरी चीज से बन रहा है ऑक्सीजन से। तो इसलिए जो जो चीजों से बन रहा है उसे हमने यहां लिख दिया। किस किस से बन रहा है? मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है प्यारे बच्चों वो होता है Mg। तो मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg और ऑक्सीजन को हमने लिख दिया बच्चे O। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि एक चीज होती है एटॉमिक नंबर। मैंने बताया था कि जो हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उन्हें हमने एक टेबल में रख दिया है। तो उस टेबल में
किस एलिमेंट का कौन सा नंबर है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो उस टेबल में जो मैग्नीशियम है उसका 12वां नंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ऐसे ही ऑक्सीजन का 8वां नंबर है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, वो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, पढ़ा भी दी है, तो उसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट होता है बच्चे एटॉमिक मास। तो मैंने आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाया था। मैंने बताया था एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते हैं। ठीक है ना, जनरली ज्यादातर हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते हैं, या कभी कभार क्या होता है बच्चे, दुगने से एक ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा बच्चे इसका दुगना 24। ठीक है, ऐसे ही इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका दुगना हो जाएगा 16। अब अगर हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मास को प्लस कर देंगे। मतलब एटॉमिक मास का मतलब है बच्चे कि ये मैग्नीशियम के एटम का मास आ गया 24 और ऑक्सीजन के एटम का भार आ गया 16। अब अगर हम इन दोनों के भार को प्लस कर देंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना, टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल जोड़ा 24 और 16 कितना हो गया, 24, 6 30 और 10 40। तो इसका आंसर हो गया बच्चे 40। तो इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 40। अब हम देखेंगे बच्चे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। बच्चे ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। किस किस से, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो हमने लिख लिया कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। जो हमारा कार्बन है बच्चे उसका सिंबल होता है C और ऑक्सीजन का सिंबल होता है बच्चे O2। क्या होता है, O2। अब हमने इसे O2 क्यों लिखा बच्चे, इसे O2 इसलिए लिखा क्योंकि ये गैस है। जितनी भी गैस होती है बच्चे उनको हम उनके नीचे 2 लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक गैस है O2, नाइट्रोजन एक गैस है N2, हाइड्रोजन एक गैस है H2, है ना। तो जितने भी गैस है उनके नीचे हम 2 लिखते हैं। तो समझ में आ गया 2 क्यों लिखा है, यस। अब हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो जो हमारा कार्बन है प्यारे बच्चों उसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 8। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास निकालना, तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, जनरली दुगना कर देते हैं। तो 4 का दुगना हम करते हैं 8 और 8 का दुगना हो जाएगा बच्चे 16। बट रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज रह गई है। क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं बच्चे, तो इसलिए हम इस 16 को आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ में आया क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, ये हो जाएगा 8 प्लस में 16 2 जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 2 जा हमारा होता है 32। कितना होता है, 32। तो अगर मैं इस 32 और इस 8 को प्लस करूंगा तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो इसलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चे 40। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट, जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका फॉर्मूला होता है बच्चे H2S। क्या होता है, H2S। तो अब हम देखेंगे कि इसका भार कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चे वो 2 चीजों से मिलकर बन रहा है। वो क्या क्या है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और S का मतलब होता है सल्फर। तो ये जो हमारा H2S है बच्चे वो हाइड्रोजन और सल्फर 2 एलिमेंट या 2 एटम से मिलकर बन रहा है। ओके, हाइड्रोजन का जो सिंबल है बच्चे, हाइड्रोजन एक गैस है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे H2 और सल्फर का जो सिंबल होता है बच्चे वो होता है S। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। जो हमारा हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 1। मतलब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 16। अब हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक मास की। तो बच्चे मैंने बताया था कि जो हमारा हाइड्रोजन है ना बच्चे ये एक ऐसा एलिमेंट है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। मतलब इसमें दुगना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक मास भी क्या हो गया, 1 हो गया
ओके, तो इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है 1 होता है। बट मैंने बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हो गया 2 × 1। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, अगर 16 का दुगना करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 34 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया प्यारे बच्चों 34। तो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका एटॉमिक मास होता है बच्चे 34। तो बच्चे यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चे कितना 34। अब हम बात करते हैं बच्चे मैग्नीशियम क्लोराइड की, कि मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है बच्चे वो एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 चीजों से मिलकर बना है। वो क्या क्या चीजें, एक है Mg जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, और क्लोरीन के एटम से मिलकर बना है। किस किस से, मैग्नीशियम के एटम से और क्लोरीन के एटम आपस में जुड़े, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब हम देखेंगे इसका भार कितना है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बच्चे कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड किस किस चीज से बना हुआ है, Mg मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ है, और Cl मतलब है बच्चे क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 चीजें मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चे Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl2। जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो होता है 12, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, मैंने बताया था एटॉमिक मास में क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 हो गया। अब क्या बच्चे, इसके 2 एटम है, क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है तो इसलिए इसे Cl2 लिखा हुआ है। इसके 2 एटम है तो इस 2 को पहले हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, ठीक है। अब ये क्लोरीन एक ऐसा क्या है बच्चे, एटम है क्या, एक ऐसा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास दुगने से 1 ज्यादा होगा। मैंने बताया था ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास दुगने से 1 ज्यादा होता है, तो वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास दुगने से 1 ज्यादा, तो 17 का दुगना करूंगा तो 34 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ूंगा तो 35 हो जाएगा, तो हो गया 35। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, एटॉमिक मास कितना हो गया 24 प्लस में 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया। कितना हो गया 24 प्लस में 35 दूनी हो गया बच्चे 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस 24 और 70 को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 94। तो इस जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चे कितना 94। अब हम देखेंगे बच्चे कि जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 उसका कितना मॉलिक्यूलर मास होगा। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो कार्बन और क्लोरीन के 4 एटम से, मतलब एक कार्बन का एटम है और क्लोरीन के 4 एटम है, वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि उस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे CCl4। तो ये क्या हो रहा है बच्चे, ये किस किस चीज से बन रहा है, ये C फॉर कार्बन, कार्बन से बन रहा है, और Cl फॉर बच्चे क्लोरीन। बट यहाँ क्लोरीन के 4 एटम है बच्चे, कितने एटम है 4 एटम है। ओके, कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का सिंबल होता है बच्चे Cl। तो यहाँ क्लोरीन के 4 एटम है इसलिए यहाँ 4 लिख लिया। इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कार्बन का 4, क्लोरीन का होता है बच्चे 17, ठीक है। अगर एटॉमिक मास की बात करें, मैंने बताया था दुगना करते हैं, 4 का दुगना 8, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 8। अब मैंने बताया था बच्चे क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक मास दुगने से 1 ज्यादा होता है, तो 17 दूनी 34 और 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास होता है 35। बट यहाँ पे 4 एटम है बच्चे, ये 4 को भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये जो 4 एटम है आगे मल्टीप्लाई करा 4 इंटू में, इसका एटॉमिक मास हो गया 35, तो 4 इंटू 35। ओके, अब देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। अगर हम क्या करेंगे बच्चे कि 8 प्लस में 4 इंटू 35 करेंगे बच्चे, क्या 8 प्लस में 4 इंटू 35 करेंगे तो बच्चे क्या वैल्यू आएगी, आइए जानते हैं। तो 4 इंटू 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, कैरी 2, 4 3 12 और 14, 140 प्लस में 8 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 148। तो इसका आंसर हो जाएगा 148। तो जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चे 148। अब हम देखेंगे बच्चे
कि सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, क्या होता है प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बच्चे कि ये सोडियम कार्बोनेट 3 चीजों से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं? सोडियम, Na का मतलब होता है बच्चे सोडियम, सोडियम से मिलकर बन रहा है। C का मतलब होता है कार्बन, कार्बन से मिलकर बन रहा है बच्चे। और तीसरी चीज है O का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि Na2CO3 सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल है, Na2 लिख लिया, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है लिख लिया, ऑक्सीजन के 3 है O3 लिख लिया। अब इनका एटॉमिक नंबर लिख लिया है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का बच्चों 11 होता है, कार्बन का होता है 4 और ऑक्सीजन का होता है 8। मैंने बताया था जो इनके नीचे लिखे होते हैं वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एटम है तो 2 इंटू, अब जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है बच्चे वो भी दुगने से 1 ज्यादा होता है, सोडियम और क्लोरीन का। जो हमारा सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका दुगना करूंगा तो हो जाएगा 22, उसमें 1 जोड़ूंगा हो जाएगा 23। तो हमारा जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास दुगने से 1 ज्यादा होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 23। अब कार्बन का हो जाएगा 4 का दुगना 8। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बच्चे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 3 इंटू, और 8 का दुगना हो जाएगा बच्चों 16। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या वैल्यू आई। देखो बच्चे 2 इंटू 23 होता है 46, प्लस में 8 और 16 3 कितना हो जाता है 16 3 जा 48। तो जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 46 प्लस 8 प्लस 48 कितना हो जाएगा बच्चे 40 40 80 88 94 94 और 8 102। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 102।